हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारे आंसर राइटिंग के इस नए सेशन में हम लोग आज टॉपिक लेके आए हैं नेशनल इनकम, जिसमें हम 2 मार्कर प्रैक्टिस करने वाले हैं। और 2 मार्कर प्रैक्टिस से हमारा मतलब है जो मेंस में सवाल आते हैं 2 मार्कर वाले, उन सवालों को जिनको 20 शब्दों में आपको जवाब देना होता है, उन क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ 30 मिनट में 40 सवाल हम लोग प्रैक्टिस करने वाले। प्रैक्टिस करने का अर्थ है यहां पर कि आपको मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा और उनके जवाब भी बताऊंगा। ओके, आपको अगर आंसर लिखना है तो आप वीडियो पॉज कर करके आंसर्स लिख सकते हैं। अगर आंसर्स नहीं लिखना है, सिर्फ रिवीजन करना है, तो स्पीड में आप वीडियो भी देख सकते हैं। ओके, यस, चलेगा। चलो शुरू करते हैं। हमारा अभी का जो पहला सवाल है वो है नेशनल इनकम की व्याख्या कीजिए। डिफाइन नेशनल इनकम। ओके, सिर्फ 20 शब्दों में आपको जवाब लिखना है। अगर आप देखो सीधे सीधे, नेशनल इनकम इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स। ओके, लेकिन याद रखो यहां पर व्याख्या जब भी लिखो तब सिर्फ गुड्स नहीं लिखना है, सर्विसेज भी लिखना है। सो ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड, यूजुअली अ ईयर। ओके, नेशनल इनकम की व्याख्या जब की जाती है तब इसी तरह से व्याख्या आपको करनी होती है। अगर आपको लिखना ही है तो यहां पर आप एग्जाम्पल में जीडीपी ऐसे कुछ लिख सकते हैं। ओके, यस, अगर ऐसा लिखोगे आपको 2 मार्क आराम से मिल जाएंगे। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस स्पीड से हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। दूसरा है व्हाट इज जीडीपी। ओके, जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, आपको हिंदी में भी ऐसे ही सवाल आएगा कि जीडीपी से आपका क्या तात्पर्य है या जीडीपी का क्या अर्थ है। ओके, तब आपको भी यही लिखना होगा कि जीडीपी माने ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसे आपको अगर हिंदी में भी लिखना है तो उसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं सीधे कि सकल घरेलू उत्पाद। ओके, यस सर, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रिप्रेजेंटिंग अ टोटल मॉनिटरी वैल्यू, आर्थिक मूल्य है। ओके, टोटल मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स, अंतिम वस्तुओं का ही उत्पादन जीडीपी में काउंट होता है। इंटरमीडिएट वस्तुओं का उत्पादन काउंट नहीं होता। आपने लेक्चर में मेरी ओर से सुना होगा कि अंतिम वस्तु क्या है। अंतिम वस्तु है पोटैटो चिप्स। इंटरमीडिएट वस्तु क्या है? इंटरमीडिएट वस्तु कई सारी है। पोटैटोज इटसेल्फ इज इंटरमीडिएट वस्तु, उसके लिए जो तेल यूज हो रहा है वो इंटरमीडिएट वस्तु है। ओके, अंतिम वस्तु क्या है? रोटियां। इंटरमीडिएट वस्तु क्या है? आटा इंटरमीडिएट वस्तु है, गेहूं इंटरमीडिएट वस्तु है। ओके, अंतिम वस्तु क्या है? अंतिम वस्तु है लेट्स से फॉर एग्जांपल प्लास्टिक की कुर्सियां। ओके, इंटरमीडिएट वस्तु क्या है? मेल्ट किया हुआ प्लास्टिक जिसे हम कहेंगे। ओके, या फिर प्लास्टिक बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, केमिकल्स लगते हैं, वो केमिकल्स इंटरमीडिएट वस्तु है। तो इनका मूल्य हमारे यहां पर काउंट नहीं होता जीडीपी में, सिर्फ और सिर्फ अंतिम वस्तुओं का मूल्य जो है वो काउंट होता है। इसीलिए सीधे सीधे यहां पर लिखा गया है कि मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स, अंतिम वस्तुओं का आर्थिक मूल्य, एंड फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड सर्विसेज एज वेल। Okay, finished goods and finished services as well within a country's borders in a year. Okay, अब यहां पर बॉर्डर यह शब्द आना बहुत जरूरी है क्योंकि यहां पर जीडीपी डोमेस्टिक यह शब्द आके गया है। ओ सर, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है व्हाट इज जीएनपी। ओके, जीएनपी इज ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, includes GDP plus net income earned from abroad, reflecting the total economic output of nation's residents. अब यहां पर रेसिडेंट यह शब्द नहीं चाहिए, मैंने इंटेंशनली यहां पर यह शब्द डाला था आपको बताने के लिए कि गलती कैसे हो सकती है। ओके, जब आप ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हो तो यहां पर नेशंस रेसिडेंट्स नहीं आता। यहां पर क्या आना चाहिए सर? यहां पर आना चाहिए सिटीजन्स। ओके, यस, यहां पर सिर्फ जीडीपी प्लस नेट इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड ऐसे नहीं होता। यहां पर इसमें से ओके, जो भारत में परदेशी व्यक्ति रहते हैं उनका इनकम भी माइनस करना होगा। सिर्फ यहां पर अगर व्याख्या आपको एकदम आसान शब्दों में लिखनी है तो आप लिख सकते हो कि सर राष्ट्रीय उत्पन्न जो है, यह राष्ट्रीय उत्पन्न हमारे क्या है? राष्ट्रीय उत्पन्न की जब बात की जाती है तो आप सीधे सीधे लिखो जीएनपी, ये सकल राष्ट्रीय उत्पन्न है और इसके अंदर भारत के नागरिकों की देश में या देश के बाहर कहीं पर की गई उत्पन्न जो है वो काउंट होती है। कहीं पर भी किया गया उत्पादन जो होता है वो काउंट होता है। ओके, यस, नेक्स्ट। What is NNP? Net National Product. Net National Product is calculated by subtracting depreciation. घिसावट जो है वो घिसावट को माइनस करके
जीएनपी में से जब घिसावट माइनस होती है, जीएनपी में से जब क्या कहते हैं उसको, ह्रास माइनस होता है। देखो घिसावट यह शब्द आप लिख सकते हो, बहुत ही आसान शब्द है। ओके, ह्रास ये शब्द भी लिख सकते हो आप, आपको जो शब्द लिखना है वो लिखो। ओके, डिप्रिसिएशन को हम क्या कहेंगे, घिसावट या ह्रास। अब जब भी जीएनपी में से ह्रास सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है वो मिलता है। ओके, यस, समझ गया सर हमें। इसके साथ में सिर्फ इतना ही नहीं, जीडीपी मेजर्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन व्हाइल एनएनपी इंक्लूड्स इनकम अर्न्ड बाय अब्रॉड नेशनल्स माइनस इनकम अर्न्ड बाय डोमेस्टिकली फॉरेनर्स। यहां पर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी, यहां पर डी और एन का आपको अंतर बताना है। 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है ऐसा सवाल। ओके, यस, यहां पर आपको लिखना होगा जीडीपी के अंदर डोमेस्टिक प्रोडक्शन की गणना होती है, जीएनपी के अंदर राष्ट्रीय उत्पन्न की गणना होती है। राष्ट्रीय उत्पन्न जो होता है वह राष्ट्रीय उत्पन्न सिर्फ नागरिकों का होता है और डोमेस्टिक उत्पन्न सिर्फ रहिवासियों का होता है। लिख सकते हो आप। वैसे देखा जाए तो ये वाला सवाल 7 मार्कर के लिए भी आ सकता है, ये वाला सवाल 10 मार्कर के लिए भी आ सकता है। इस सवाल की खासियत यह है कि ये 2 मार्कर के लिए भी आ सकता है। कितना सुंदर सवाल है। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम इज द टोटल इनकम रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल इंक्लूडिंग वेजेस, डिविडेंड्स, गवर्नमेंट ट्रांसफर्स बिफोर टैक्सेस आर डिडक्टेड। टैक्सेस डिडक्ट करने के पहले व्यक्तिगत उत्पादन मोजा जाता है, टैक्सेस डिडक्ट करने के बाद नहीं। ओके, टैक्सेस डिडक्ट करने के पहले व्यक्तिगत उत्पादन जो होता है वह गिना जाता है। ओके, यस, सो यहां पर आप सीधे सीधे लिख दो, सबसे आसान व्याख्या है व्यक्तिगत उत्पन्न क्या है। व्यक्तिगत उत्पन्न किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी अकेले व्यक्ति ने किया हुआ उत्पन्न है जिसके अंदर उसका वेतन, उसको प्राप्त हुए, उसको मिलने वाली कोई भी प्राप्तियां और उसको सरकार की ओर से मिलने वाला कोई भी पैसा गिना जाता है। यह गणना टैक्स माने कर लगाने के पहले गिनी जाती है या गणना की जाती है। आसान है, समझने जैसी चीज है। ओके, यस, नेक्स्ट, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इज, यहां पर व्हाट इज द डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम मतलब जिसका व्यय हो सकता है। ओके, ऐसी डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इज अमाउंट लेफ्ट आफ्टर पर्सनल इनकम टैक्सेस आर पेड अवेलेबल फॉर कंजम्पशन एंड सेविंग्स बाय इंडिविजुअल्स। ओके, अब यहां पर देखो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम मतलब जिसका व्यय हो सके ऐसी पर्सनल इनकम, ऐसी व्यक्तिगत इनकम। इसको क्या लिखोगे, पर्सनल इनकम पर कर लगाने के बाद जो उत्पादन या जो उत्पन्न बचता है यह उत्पन्न डिस्पोजेबल व्यक्तिगत उत्पन्न कहा जाता है। इस उत्पन्न को वह व्यक्ति खुद के क्या कहते हैं उसको कंजम्पशन के लिए, उपभोग के लिए यूज कर सकता है या फिर उसकी सेविंग्स करके रख सकता है, उसको सुरक्षित करके रख सकता है। आसान है, समझने जैसी चीज है। ओके, कितना सिंपल है। आपने देखा होगा पिछले सीरीज में मैंने आपको जो फॉर्मूला बोला था कि सर जब भी राइट शॉर्ट नोट ऑन रहता है आपको 5 पॉइंट लिखने हैं, लेकिन जब स्पेसिफिकली सवाल पूछा है तो आपको बस उतने सवाल का जवाब देना है, संभव है तो बस उदाहरण दे देना, बात खत्म। ओके, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे रहेंगे कि जिसके अंदर आप 20 शब्दों के अंदर 5 पॉइंट बैठा ही नहीं सकते। ओके, तो ऐसे वाले जवाब आपको लिखने होंगे। ये जब लिखोगे व्याख्या के स्वरूप में आपको सीधे सीधे 2 मार्क्स जो है वो पूरे के पूरे 2 मार्क्स यहां पर मिल जाएंगे। ओके, यस सर, समझ गया हम लोगों को। अगला सवाल, ओके, रियल जीडीपी, डिफाइन द रियल जीडीपी। अब रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी क्या है। ओके, यस, रियल जीडीपी एडजस्ट नॉमिनल जीडीपी फॉर इन्फ्लेशन। ओके, नॉमिनल जीडीपी जो है वो इन्फ्लेशन को यानी महंगाई को जब एडजस्ट किया जाता है तो उसे रियल जीडीपी कहते हैं। रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसिंग मेजर्ड एट द कांस्टेंट प्राइसेस ओवर टाइम। ओके, अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको बता दूं, किसी भी वस्तु का एक ही मूल्य निर्धारित करो। ओके, फिर इस साल भी उसी मूल्य से उसका उत्पादन गिनो, अगले साल भी उसी मूल्य से उसका उत्पादन गिनो, उसके अगले साल भी उसी मूल्य से उसका उत्पादन गिनो, तो फिर हमें पता चलेगा कि सच में वास्तविकता में प्रगति हुई है कि नहीं हुई है। ओके, यस सर, समझ गया हमें। रियल जीडीपी की व्याख्या बहुत ही सिंपल है। रियल जीडीपी एडजस्ट नॉमिनल जीडीपी फॉर इन्फ्लेशन रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड मेजर्ड एट अ कांस्टेंट प्राइसेस ओवर टाइम।
ओके, दे व्हाट इज पर कैपिटा इनकम। कितने सिंपल सिंपल सवाल पूछे जा सकते हैं, देखो आप। ओके, 2 मार्क के लिए व्हाट इज, आपको यह भी देखना होगा, एक ध्यान रखो, ऐसे जब क्वेश्चन फॉर्मेट में जब पूछा जाता है ना, तो क्वेश्चन फॉर्मेट में पूछा जाने के बाद ऐसे हो सकता है कि आपका ध्यान जो है वो ध्यान ज्यादा बड़ा आंसर लिखने में चला जाए। इसके लिए वैसे ऑलरेडी एक सेफगार्ड है, क्वेश्चन के बाद में आपको 3 ही लाइन होती है वहां पे। ओके, तो आप 3 लाइन खत्म हो जाएगा तो आपको तुरंत समझ जाएगा कि टाइम खत्म हो गया या जगह खत्म हो गई। लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें कि जब 2 मार्कर सवाल है तो 20 शब्दों में आपका सब कुछ, जो कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हो आप, वो एक्सप्लेन हो जाए। पूरे सेंटेंस ना लिखो। अब मैंने आज सारे जो सवाल लाए हैं, ये इसके आगे का और इसके आगे का, ऐसे कुल मिला के 3 लेक्चर जो है, वह लेक्चर्स ऐसे बनाए हैं कि जिसके अंदर आपको ऐसे वाले सवालों का जवाब कैसे देना है वो सिखाया जा रहा है। ओके, और वो भी रैपिडली पढ़ना सिखाया जा रहा है। ओके, यस, तो थोड़ा सा उस हिसाब से आप लोग जो है वो ध्यान दो। राइट, ओके, यस, पर कैपिटा इनकम इज एवरेज इनकम अर्न्ड बाय ईच इंडिविजुअल। यहां पर यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, किसी को अगर ध्यान में नहीं आएगा तो याद रखो। Okay, so average income earned by each individual in a country calculated by dividing the national income by the population. Okay, calculated by dividing national income by the population. अगर आपके पास वहां पर अगर जगह बचती है, ओके, तो वह जगह जो है उस जगह को आप क्या करना, यहां पर लिख देना नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। ये फॉर्मूला लिख देना आप। ओके, राष्ट्रीय उत्पन्न डिवाइडेड बाय जनसंख्या। ओके, यस, ऐसे आप कर सकते हैं। ओके, यस, समझ गया सर हम लोगों को कि ऐसे हम लोग क्या है कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, ये आपको मैंने बताया। व्हाट इज द जीडीपी डिफ्लेटर? द जीडीपी डिफ्लेटर मेजर्स ओवरऑल प्राइस लेवल चेंजेस कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंडिकेटिंग इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। ओके, यस, रियलिटी में जीडीपी डिफ्लेटर ये जो है, ये जीडीपी डिफ्लेटर नॉमिनल जीडीपी का रूपांतरण वास्तविक जीडीपी में करते समय पे यूज होता है। ओके, यस, सो जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो ओवरऑल प्राइस लेवल चेंजेस कितने हैं ये गणना करता है। साथ ही साथ आप ऐसे भी लिख सकते हो कि नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय डिफ्लेटर इज इक्वल टू रियल जीडीपी। ये फॉर्मूला अगर आप वहां पर लिख दो तो भी चलता है। ओके सर, लेकिन ये ऑब्वियसली सेंटेंस लिखने के बाद जगह बचती है तो फॉर्मूला लिखना है, अन्यथा नहीं। ओके, फॉर्मूला को मार्क मिलते हैं, जी हां मिलते हैं। ओके, लेकिन कब? जब आप व्याख्या शब्दों में सही से लिखोगे तब। ओके, यस सर, समझ गया हमें। सो जीडीपी डिफ्लेटर, ये व्याख्या भी सही है। दूसरा भी एक और व्याख्या लिख सकते हो, दैट जीडीपी डिफ्लेटर इज यूज्ड टू कन्वर्ट नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी, लिख सकते हो। ओके, यहां पर उल्टा लिखा है, जीडीपी डिफ्लेटर इज अचीव्ड बाय डिवाइडिंग नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी, तो डिफ्लेटर मिल जाता है। उससे डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या चल रहा है वो सब पता चल जाता है। ओके, यस सर, समझ गया हमें। सिर्फ इतना ही नहीं, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, डिफाइन नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अब वैयक्तिक इंडिविजुअल डिस्पोजेबल इनकम हमने समझा था कि भाई टैक्स लगाने के बाद जो इनकम बचता है वो इंडिविजुअल डिस्पोजेबल इनकम हो गया। लेकिन राष्ट्रीय डिस्पोजेबल, देश को तो कोई टैक्स नहीं लगा था, सरकार को तो कोई टैक्स नहीं लगा था, वो क्या होता है? नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज द सम ऑफ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अवेलेबल फॉर स्पेंडिंग। ओके, यस, यहां पर अगर आपको फॉर्मूला में लिखना है तो आप लिखते हो NNP प्लस नेट ट्रांसफर्स, उसको ऐसे लिखा जाता है। ओके, नेट ट्रांसफर आया ध्यान में? अगर आपको फॉर्मूला के स्वरूप में लिखना है तो लिख सकते हो। दिस इज वेरी हाई लेवल, इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, लेकिन फिर भी अगर आपको याद रखना है तो रख सकते हैं। ओके, यस सर, समझ गया हमें। व्हाट इज द फैक्टर कॉस्ट? फैक्टर कॉस्ट इज अ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ओके, अगर आपको ऐसे नहीं है तो आप ऐसे लिख सकते हो, इनकम्स अचीव्ड फ्रॉम लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप आर कॉल्ड एज फैक्टर इनकम्स एंड ऑब्वियसली सच कॉस्ट्स आर कॉल्ड एज फैक्टर कॉस्ट्स। ओके, और कॉस्ट स्पेंट ऑन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप आर factor cost. These 4 things are called as factors of income.
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऐसे इनको बोला जाता है। अब लैंड के ऊपर का जो खर्चा होता है वो होता है रेंट, लेबर के ऊपर का जो खर्चा होता है वो होता है वेजेस, कैपिटल के ऊपर का जो खर्चा होता है वो होता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर का जो खर्चा होता है वो होता है प्रॉफिट। क्या बात है सर, इन सब को हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टर कॉस्ट्स कहते हैं। राइट कितना सिंपल है। अगर आप इस शब्दों में लिखना चाहते हो लिखो, नहीं तो इस शब्दों में लिखना चाहते हो तो लिखो स्टैंड आउट। आपके जवाब को आप स्टैंड आउट करना चाहोगे, ये और होना ही चाहिए, आपको स्टैंड आउट करने की इच्छा होनी ही चाहिए। ओके यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the market price? Market price is the price at which goods and services are sold including taxes and subsidies. Market prices are goods and services sold including taxes and subsidies. So ये इनकम जो है टैक्सेस और सब्सिडीज रिप्रेजेंटिंग द एक्चुअल। अब यहां पर क्या है, व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऐसे आपको पूछा है। यहां पर आपको ऑलरेडी पूछा था फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। जब जीडीपी नेशनल इनकम वगैरह कैलकुलेट करते हैं ना, तो ये दो जगह पे कैलकुलेट होता है, या तो मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होता है तो फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट होता है। ये हमने देखा है, तो आपको फैक्टर कॉस्ट क्या है ये बता दिया। उसी तरह मार्केट प्राइस आपको बता दो। मार्केट प्राइस इज ए प्राइस एट विच गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड इंक्लूडिंग टैक्सेस एंड सब्सिडीज। यहां पर इंक्लूडिंग को अगर आप अंडरलाइन कर पाओ तो और अच्छा, क्योंकि मार्केट प्राइस में टैक्सेस और सब्सिडीज काउंट होती है। ओके, रिप्रेजेंटिंग द एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस। ओके यस, कितना सिंपल है, सिंपल सी व्याख्या है। ओके यस, डिफाइंड नॉमिनल जीडीपी। आपको ऑलरेडी रियल जीडीपी की व्याख्या दी है, उसी तरह नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी इज अ टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री मेजर्ड यूजिंग अ करंट प्राइसेस। ओके, नॉमिनल जीडीपी की व्याख्या जीडीपी की ही व्याख्या है। ओके लेकिन सिर्फ इतना है लिखना है, इतना ही लिखना है कि मेजर्ड यूजिंग करंट प्राइसेस, ये वाला पार्ट सिर्फ आपको ऐड करना है। दैट्स इट। जीडीपी की रेगुलर व्याख्या सिर्फ उसमें लिखना है कि इट इज मेजर्ड यूजिंग करंट प्राइसेस, नॉट एनी स्टेबल प्राइसेस, नॉट एनी बेस प्राइसेस। ओके, किसी डिफ्लेटर का यूज नहीं हुआ है, बस 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 बस। ओके यस, व्हाट इज द इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम? Okay, the income method calculates national income by summing all incomes earned by factors of production. Factors of production यानी land, labor, capital, entrepreneurship, इसका जो खर्चा होता है, लैंड का खर्चा यानी रेंट होता है, लेकिन लैंड का जो मालिक है उसके लिए वो इनकम है। ओ, लेबर का जो वेजेस होता है वो खर्चा होता है किसी भी उत्पादक के लिए, लेकिन जो लेबर है उसके लिए वो इनकम है। ओके, कैपिटल का जो इंटरेस्ट होता है वो किसी भी उद्योगपति, उद्योग व्यवसायिक के लिए क्या होता है, खर्चा होता है, लेकिन रियलिटी में जिसने किसी ने कैपिटल लगाया है उसके लिए वो इनकम है। जो कोई एंटरप्रेन्योर है उसके लिए प्रॉफिट क्या होता है, इनकम है। सो फैक्टर कॉस्ट रियलिटी में इनकम्स होते हैं, इसीलिए यहां पर लिखा है इनकम मेजर्ड कैलकुलेट्स नेशनल इनकम बाय समिंग ऑल इनकम्स अर्न्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। देखो वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स लिखा है कि नहीं? जिसकी संकल्पनाएं पूरी है वो तीनों एंगल से लिख सकता है। इस एंगल से लिख सकता है, इस एंगल से लिख सकता है, इस एंगल से भी लिख सकता है। तीनों एंगल से 2-2 मार्क का जवाब जो है वो लिख सकता है। आपको जिस एंगल से लिखना आसान जाएगा उस एंगल से लिखिए, कोई समस्या नहीं। लेकिन इन चारों में से लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप या फिर वेजेस, रेंट, इनकम एंड प्रॉफिट, ओके इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इन चारों में से एक शब्द तो यूज करना ही होगा आपको। ओके यस सर, समझ गया हमें। व्हाट इज द एक्सपेंडिचर मेथड बाय कैलकुलेटिंग जीडीपी? अब यहां पर क्या होगा, एक्सपेंडिचर मेथड कैलकुलेट्स जीडीपी बाय समिंग ऑल एक्सपेंडिचर्स इन द इकोनॉमी इंक्लूडिंग कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट्स। अगर कुछ भी एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, कुछ भी एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, तो उस एक्सपेंडिचर को हम लोगों को क्या है, समझना होगा। ओके, और उसका टोटल लगाएंगे तो वो भी। क्यों सर, एक्सपेंडिचर मेथड से उत्पादन कैसे समझता है? कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी प्रदेश हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी देश हो, उनका जितना उत्पन्न है उससे ज्यादा खर्चा कर ही नहीं सकता। उनका जितना उत्पन्न है उससे ज्यादा खर्चा कर ही नहीं सकता। सो अगर किसी व्यक्ति का हम खर्चा भी गिन ले तो भी उसका उत्पन्न हमें पता चल जाता है। इसीलिए एक्सपेंडिचर मेथड से हम राष्ट्रीय उत्पन्न की गणना कर सकते हैं।
Okay, yes, the production method calculates GDP by summing the value added at each stage of production. जैसे आपको इनकम मेथड सिखाया, जैसे आपको एक्सपेंडिचर मेथड सिखाया, बताया, उसी तरह प्रोडक्शन मेथड के ऊपर भी सवाल आ सकता है. The production method calculates GDP by summing all the value added at each stage of production. इसको वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं. ये सेंटेंस आप यहां पर लिख सकते हो, अगर आपको आवश्यकता लगती है तो लिख सकते हो, जगह बचती है तो लिख सकते हो. सर दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैल्यू एडेड मेथड, लिख सकते हो. ओके सर, हिंदी में हमें लिखना होगा, क्या लिखे? उत्पादन पद्धति को मूल्यवर्धन पद्धति ऐसे भी कहा जाता है, ये आप लिख सकते हो. हर स्टेज पर कितना मूल्यवर्धन हुआ इसकी गणना आप करोगे इसके अंदर. राइट कितना सिंपल है, कितना आसान है. वंस अगेन नेक्स्ट. ओके, डिफाइन ट्रांसफर पेमेंट्स. ओके, अब ये क्या होता है सर? ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉन एक्सचेंज पेमेंट्स मेड बाय गवर्नमेंट टू इंडिविजुअल सच एज पेंशंस, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स विदाउट रिटर्न ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. दो टाइप के पेमेंट होते हैं, एक होता है सिर्फ पेमेंट और एक होता है ट्रांसफर पेमेंट. यानी ये भी पेमेंट ही है, ये वापस नहीं आने वाला सरकार के पास. ओके, नॉर्मल व्यक्ति जो काम कर रहा है, मतलब कहीं पर लेट से फॉर एग्जांपल आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर काम कर रहा है, तो उसका वेतन जब उसे दिया जाता है दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल पेमेंट. लेकिन जब वही व्यक्ति रिटायर हो जाएगा तो काम बंद कर देगा. ओके, उसे पेंशन दी जाएगी, बिना कोई काम किए उसे पेंशन मिल रही है, ऐसे समय पे उसे ट्रांसफर पेमेंट ऐसे कहा जाता है, विदाउट ए रिटर्न ऑफ गुड्स और सर्विसेज. सच पेमेंट्स आर कॉल्ड एज ट्रांसफर पेमेंट. ट्रांसफर पेमेंट सिर्फ जो रिटायर हुए उनको ही होता है कि कई कई के देशों में, हमारे देश में भी अनएम्प्लॉयड लोगों को, बूढ़े लोगों को, गरीब लोगों को कई सारे पेमेंट्स ऐसे दिए जाते हैं जो विदाउट रिटर्न ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं. किसी योजना के तहत दिए जा सकते, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, कोई सर्विस या कोई वेतन नहीं आ रहा, फिर भी पेमेंट तो किया जा रहा है, देन दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसफर पेमेंट. बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी संकल्पना है. अगर आप इसको समझ लो तो आप आने वाले समय में जो भी बजट, जीडीपी, सब वाली चीजें जो आ रही है, उन सभी चीजों को आप अच्छे से समझ सकते हो. ओके, यस, व्हाट इज द नेशनल वेल्थ? राष्ट्रीय संपत्ति क्या है? ओके, यस, राष्ट्रीय संपत्ति क्या है? नेशनल वेल्थ रिप्रेजेंट्स अ टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स owned by residents of a country including real estate, stocks and other investment. भारत के हर व्यक्ति की संपत्ति का अगर हम एक टोटल करें, ओके, कुल मिलाकर गणना करें, तो वो संपत्ति राष्ट्रीय संपत्ति हो गई. आपकी, मेरी, हर व्यक्ति की संपत्ति राष्ट्रीय संपत्ति में गिनी जाती है. ओके, भारत के हर व्यक्ति की असेट्स को राष्ट्रीय संपत्ति में गिना जाता है. डिफाइन इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ इज इंक्रीज इन कंट्रीज आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम, टिपिकली मेजर्ड एज अ परसेंटेज इंक्रीज इन रियल जीडीपी. ओके, यस, क्या है सर? डिफाइन इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ इज इंक्रीज इन कंट्रीज आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जब वस्तु और सेवाओं का निर्माण जो होता है उसका आउटपुट बढ़ जाए, माने ज्यादा वस्तुएं निर्माण हो, ज्यादा सेवाएं निर्माण हो. ध्यान से रखो, ज्यादा मूल्य की वस्तुएं, ज्यादा मूल्य की सेवाएं, ऐसे नहीं बोला मैं, ज्यादा वस्तुएं और ज्यादा सेवाएं जब निर्माण होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सर, इट इज ए आउटपुट ऑफ गुड्स एंड इंक्रीज इन आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टिपिकली मेजर्ड एज अ परसेंटेज इंक्रीज इन जीडीपी, रियल जीडीपी. देखो ध्यान से, वंस अगेन, उसके अंदर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की चर्चा है नहीं. ओके, यस, उसके अंदर क्या है? इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की चर्चा है ही नहीं. ओके, द जीडीपी डिफ्लेटर मेजर्स इन्फ्लेशन बाय कंपेयरिंग नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी. ओके, व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर यूज्ड फॉर? जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, ये एक सवाल हमने देखा था. वो किस चीज के लिए यूज होता है वो अब लिखा है कि नॉमिनल जीडीपी का रूपांतरण रियल जीडीपी में करने के लिए इसका क्या है? यूज होता है जीडीपी डिफ्लेटर का. इसको सर हिंदी में क्या कहते हैं? अवस्फीतिक. अवस्फीतिक ऐसे कहा जाता है. ओके, जीडीपी अवस्फीतिक, राष्ट्रीय उत्पन्न अवस्फीतिक ऐसे कहा जाता है. ओके, रिफ्लेक्टिंग चेंजेस इन द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कितना सिंपल है, कितना आसान है. 2 मार्कर का प्रिपरेशन करना बहुत आसान होता है. ओके, यस सर, समझ गया हमें. डिफाइन ग्रीन जीडीपी. क्या बात है, क्या सवाल लाए सर आज आपने.
Okay, green GDP adjusts traditional GDP by subtracting environmental degradation. पर्यावरणीय ह्रास का अगर हम सब्सट्रैक्शन करें देश के जीडीपी में से, जब पर्यावरणीय ह्रास का हम सब्सट्रैक्शन कर देते हैं, पर्यावरणीय ह्रास का मूल्य हम उसमें से निकाल देते हैं, तो हम ग्रीन जीडीपी का निर्माण करते हैं. ओके, पर्यावरणीय ह्रास. Okay, environmental degradation cost reflecting the sustainable economic performance of a country. किसी भी देश के उत्पादन में से, किसी भी देश के जीडीपी में से जब पर्यावरणीय ह्रास को अगर हम क्या करें, सब्सट्रैक्ट कर दे, निकाल दे, तब हमें क्या मिलता है, ग्रीन जीडीपी मिलता है. बहुत अच्छे सर. व्हाट आर द थ्री मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम? द थ्री मेथड्स आर द प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, ईच ऑफरिंग अ डिफरेंट अप्रोच ऑफ मेजरमेंट. Okay, three methods of calculating national income or domestic income is production method, income method, expenditure method. तीन मेथड्स पूरे दुनिया में, इन तीन मेथड से कैलकुलेशन किया जाता है. Oh, sir, simple question, simple answers. Next, sir, how is the state-wise GDP calculated? State-wise GDP is calculated by summing the value added by all sectors within state, such as agriculture, industry, services for year. देखा जाए ना तो आप यहां पर state-wise GDP calculated अगर देखना है तो कोई भी सिंपल व्याख्या लिख सकता था कि एक राज्य के अंदर जिन भी वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण होता है, उन सभी वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण के कुल मिलाकर मूल्य को हम जीडीपी कहेंगे. सिंपल था ना. ओके, लेकिन जवाब तो 20 शब्दों में देना है. ओके, तो इसके लिए यहां पर लिखा है सच एज, एग्जांपल दिया है, सिर्फ लिमिटेड नहीं है, सच एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज फॉर अ ईयर. देखा जाए तो ये चार शब्द लिखने से आपका आंसर का कोई मूल्यवर्धन हुआ है क्या? नहीं, लेकिन आंसर थोड़ा स्पेशल फील होता है. चेक करने वाले को ऐसे लगता है कि कोई एक्सपर्ट व्यक्ति ने जवाब लिखे है. बराबर है. ओके, यस सर. सो सेंटेंसेस को आप अगर जब जिस तरह से अलग अलग तरीके से लिखो ना, हिंदी में भी लिख सकते हो आप. ओके, कोई मुश्किल नहीं है ये चीज. मुझे पता है हिंदी बच्चे बहुत अच्छे से कोऑपरेट करके इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन कर भी सकते हैं, इसीलिए मैंने इंग्लिश वाले लाए. ज्यादा तेजी से अगर मुझे बताना है तो दिस इज वेरी गुड. 30 मिनट्स में 30 सवाल. कितने हुए अभी? 25 हुए. अगले 5 लेते हैं. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर जीडीपी यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड? फॉर्मूला पूछ लिया है तो फिर सीधे सीधे फॉर्मूले लिखो, अन्य तो वाक्यों में जवाब लिखना है. ओके, जीडीपी इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट्स में नेट एक्सपोर्ट लिखा है इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स. ओके, रिप्रेजेंटिंग टोटल स्पेंडिंग इन एन इकोनॉमी. ओके, कंजम्पशन मेथड का फॉर्मूला सबसे अच्छा है कि कंजम्पशन, फिर इन्वेस्टमेंट, कोई भी व्यक्ति इन्वेस्ट कर रहा है तो इसी का अर्थ वो क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है. ओके, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकार रास्ता बना रही है तो सीमेंट खरीद रही है, ब्रिज बना रही है तो मटेरियल खरीद रही है, तो खरीद रही है ना, एक्सपेंडिचर कर रही है. सो एक्सपेंडिचर मेथड ही तो पढ़ना है सर. ओके सर, मैं आपका लेक्चर पोटैटो चिप्स खाते खाते देख रहा हूं सर, तो आप भी तो कंजम्पशन कर रहे हो जो भी पोटैटो चिप्स खरीदने के लिए खर्चा किया. ओके सर, मैंने XYZ शेयर्स खरीदे सर. खरीदे एक शेयर्स खरीदे, इन्वेस्टमेंट किया, खरीदे, एक्सपेंडिचर है. गवर्नमेंट स्पेंडिंग सर गवर्नमेंट ने रास्ता बनाया सर. ओके, उसके अंदर सीमेंट के लिए बोरियां खरीदी सर. खरीदी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज खरीदना. ओके, समझ गया सर हमें. तो नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट्स में भी इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट्स रहेगा. तो अगर आपका एक्सपोर्ट ज्यादा हो गया और इंपोर्ट कम हो गया तो भी कोई ताण नहीं. इंपोर्ट ज्यादा हो गया तो एक्सपोर्ट, क्योंकि यहां पर नेट शब्द डाल दिया तो ऑटोमेटिकली इट गेट्स एडजस्ट. Okay, next, what is the production method of GDP calculation? Production method calculates GDP by summing the value added at each production stage. ये सवाल हमने अभी देखा, रिपीट आ गया, कोई बात नहीं. Okay, yes sir. How does the income method calculate national income? Okay, income method calculates national income by summing all incomes earned by factors of production. आपको लिखना है तो ब्रैकेट में लिख देना. Okay, factors of production क्या होते हैं? Okay, yes, या फिर उसको क्या कहते हैं, इनकम्स अर्न बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ये चार. ओ, समझ गया सर हमें. चारों में से कुछ ना कुछ एक लिखना ही होता है. ओके, राइट. नेक्स्ट. ओके, define nominal GDP. Nominal GDP is a market value of all final goods and services produced within a country measured using current prices without inflation adjustment. Okay, nominal GDP is a market value of all final goods and services produced within a country measured using current prices without inflation adjustment. उसको without inflation adjustment ये शब्द आवश्यक है.
तब नॉमिनल जीडीपी है शब्द होगा। ओके यस, व्हाट इज रियल जीडीपी ग्रोथ रेट? जीडीपी ग्रोथ रेट की चर्चा चल रही है। रियल जीडीपी ग्रोथ रेट मेजर्स परसेंटेज इंक्रीज इन रियल जीडीपी फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन टू रिफ्लेक्ट ट्रू ग्रोथ। Okay, yes, sir. That is 30 minutes, and those are 32 questions that we have completed today. Okay, I hope आपको इतने रैपिडली जो मैं 2 मार्कर ले रहा हूं उसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ फायदा तो होता ही होगा। ओके आप देखिए अगला भी लेक्चर मैंने इसी तरह से बनाया है। ओके उस लेक्चर को भी आप लोग अच्छे से पढ़िए। ओके यहां पर रुकते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत।